साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के इंडियन ऑथर्स कर रहे थे। इंडियन ऑथर्स में आज अपन करने वाले हैं शशि देशपांडे। मित्रों, शशि देशपांडे इंडियन इंग्लिश के अंदर एक बड़ा नाम है, प्रोमिनेंट ये नॉवलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। मित्रों, आज के सेशन में अपने शशि देशपांडे के जो मेजर वर्क्स है और लिटिल इनके जो बायोग्राफी है उनके बारे में अपने बात करेंगे इस सेशन में। मित्रों, अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से पूरे के पूरे इनके जो मेजर वर्क्स है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, चाहे वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए हो, यूजीसी नेट के अंदर, टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में शशि देशपांडे है तो आप निश्चित हो जाएं। अगर आप शशि देशपांडे का ये सेशन पूरा कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपके शशि देशपांडे से संबंधित जो मेजर फैक्ट है ना वो सारे के सारे कंप्लीट होने वाले हैं। इसके साथ ही मित्रों आपको एक छोटा सा टेस्ट भी देना है। हमेशा की तरह आपको मेरे आंसर बताने से पहले खुद का आंसर एज्यूम करना है और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, ठीक है। और इसके साथ ही अगर शशि देशपांडे का आपके पास पीडीएफ नोट्स नहीं है मित्रों तो आप क्या करें, मोर पे क्लिक करें, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए और आप फाइल सेक्शन में जाएं टेलीग्राम के, वहां पे आपको शशि देशपांडे के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मित्रों, बिना किसी देरी किए हुए आज अपने शुरुआत करते हैं शशि देशपांडे के इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हेन एंड वेयर वाज शशि देशपांडे बोर्न? कहाँ और कब उनका शशि देशपांडे का जन्म हुआ? 1927 दिल्ली, 1938 धारवाड़, 1947 कोलकाता, 1957 मुंबई। तो मित्रों, शशि देशपांडे का जन्म है ना वो हुआ था 1938 को धारवाड़ में। धारवाड़ है मित्रों कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के धारवाड़ में इनका जन्म हुआ। और शशि देशपांडे मित्रों शुरुआत के अंदर ऐसा नहीं था कि ये राइटर बनना चाहती है, ठीक है। इनकी मैरिज के बाद में इन्होंने एमए इंग्लिश से की और इनके जो हस्बैंड थे वो डॉक्टर थे और उन्होंने इनको मोटिवेट किया। इसके साथ साथ इनके पिताजी ड्रामेटिस्ट रहे हैं, उन्होंने भी इनको मोटिवेट किए से शशि देशपांडे जब खाली समय था उस समय उन्होंने शुरुआत की, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में बेंगलोर में स्थायी रूप से शशि देशपांडे निवास कर रही है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ शशि देशपांडेज डेब्यू शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन? मित्रों, शशि देशपांडे के शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो डेब्यू शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन उसका नाम क्या है? द लीगेसी, द मिरेकल, द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज, राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेज। तो मित्रों, उनके शॉर्ट स्टोरी का जो प्रथम जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उसका नाम है द लीगेसी और ये पब्लिश हुआ था 1978 को। इसके बाद सेकंड जो इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया वो आया इनके फर्स्ट जो है उसके 8 साल बाद में आया था 1986 को। और इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज है ये 7 साल बाद आया 1993 को, ठीक है, 1993 को आया। तो ये 3 मेजर क्या है इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, द लीगेसी, द मिरेकल और द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरी। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों वो इंट्रूजन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इंट्रूजन है मित्रों ये एक न्यूली मैरिड जो एक महिला है उसकी स्टोरी है और ये कोई फिशिंग विलेज के अंदर घूमने जाते हैं। वहाँ पे जो ड्राइड फिश है उनको देख के वो खुद से तुलना करती है। उनके जो हस्बैंड है वो क्या है उदासीन प्रवृत्ति है, इस हिसाब से वो खुद का क्या है जो ड्राई फिश है ना वहाँ पे सूख रही है उससे वो तुलना करती है। मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है ना द राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेज, ये क्या है एक ही एसेज है इनका, 2003 में ये पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ शशि देशपांडेज फर्स्ट नॉवल? शशि देशपांडे के फर्स्ट नॉवल का टाइटल क्या था? रूट्स एंड शेडोज, कम अप एंड बी डेड, इफ आई डाई टुडे, द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स। तो मित्रों द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स है ये शशि देशपांडे का फर्स्ट नॉवल है जो 1980 को पब्लिश हुआ था। इसके बाद सेकंड नॉवल था वो इफ आई डाई टुडे था जो 1982 को आया था, पब्लिश हुआ था। कम अप एंड बी डेड है ये 1983 को पब्लिश हुआ था और रूट्स एंड शेडोज है ये भी 1983 को पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट जो नॉवल है ये द डार्क होल्ड्स एंड टेरर है। इसके अंदर जो सरिता या सरू है ये इसमें प्रोटैगनिस्ट है जो एक डॉक्टर है और
अपने हस्बैंड है इसके साथ इनके कोई जब ये सक्सेस हो जाती है तो इनके जो संबंध है वो खराब हो जाते हैं, इनकी शादी है वो टूट जाती है, इस बारे में है। इफ आई डाई टुडे है मित्रों 1982 के अंदर है, ये एक मेडिकल कॉलेज है ना। इफ आई डाई टुडे ये एक क्राइम का जो नॉवल है, क्राइम इसका इसके अंदर है और डिटेक्टिव नॉवल है ये। और ये है अपने इंडियन मेडिकल कॉलेज है, कोई मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे इसकी सेटिंग है। और एक जो फीमेल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर, वो नरेटर है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से जो इफ आई डाई टुडे भी डिटेक्टिव और क्राइम नॉवल है, उसी तरीके से कम अप एंड बी डेड है, ये भी एक डिटेक्टिव नॉवल है, क्राइम नॉवल है। ये एक बोर्डिंग जो गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है उस पर इसकी सेटिंग है, वहाँ पर भी जो अपने एक फीमेल टीचर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, वार्डन है, वो इसमें नरेटर है। रूट्स एंड शेडोज के अंदर मित्रों एक इंदू की कहानी है। इंदू है जो एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहती है और इसकी कोई भी समस्या आती है वो जॉइंट फैमिली के अंदर सॉल्यूशन हो जाता है, इस बारे में है ये। तो इनकी थोड़े बहुत आप ऐसे कैरेक्टर वगैरह या थीम वगैरह याद रखोगे। ये जॉइंट फैमिली के बारे में है, इंदू की स्टोरी है। कम अप एंड बी डेड ये गर्ल हॉस्टल के बारे में है, बोर्डिंग स्कूल के बारे में है। और इफ आई डाई टुडे है इसके अंदर मेडिकल कॉलेज के बारे में। दोनों डिटेक्टिव नॉवल है, क्राइम नॉवल है। और द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स है, ये 1980 को है, जो फर्स्ट नॉवल है, इंपॉर्टेंट है। ये सरिता की कहानी है, सरू या सरिता की कहानी है, जो एक डॉक्टर है पैसे से। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम इन द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स? मित्रों सेंट्रल थीम क्या है डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, जो फर्स्ट अपना नॉवल है? पॉलिटिकल करप्शन, जेंडर रोल्स एंड मैरिटल कन्फ्लिक्ट, कॉलोनियल हिस्ट्री, अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन नहीं है, कॉलोनी हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटिकल करप्शन नहीं है मित्रों, जेंडर रोल्स एंड मैरिटल कन्फ्लिक्ट है, ये है इसके अंदर। तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर मित्रों मैरिटल जो रेप है, मैरिटल रेप है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, ये भी इसके मेजर थीम है, ये भी ध्यान रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन 1990 शशि देशपांडे गोट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द नॉवल। मित्रों 1990 में साहित्य अकादमी अवार्ड शशि देशपांडे को किस नॉवल के लिए मिला? द लॉन्ग साइलेंस, द बाइंडिंग वाइन, अ मैटर ऑफ टाइम, स्मॉल रेमेडीज। तो मित्रों द लॉन्ग साइलेंस है ना, ये तो 1988 को पब्लिश हुआ था। बाइंडिंग वाइन है 1992 को हुआ। ए मैटर ऑफ टाइम है ये 1996 को हुआ। और स्मॉल रेमेडीज है ये पब्लिकेशन हुआ इसका 2000 में। तो मित्रों इनको लॉन्ग साइलेंस के लिए ना ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। इसमें एक जया की कहानी है, जिसमें प्रोटोगनिस्ट है वो जया है। और ये एक हाउसवाइफ भी है, राइटर भी है। इनके हस्बैंड है वो एक करप्शन के केस में फंस जाते हैं और उनका सामना करते हैं। इसके कारण इनकी जो इज्जत है, छवि है, वो धूमिल हो जाती है। उसको क्या है वापस पाने के लिए या उनको उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए इस बारे में ये कहानी है। इसके बाद में द बाइंडिंग वाइन है मित्रों, ये 1992 को पब्लिश हुआ। ये मित्रों एक इसमें जो नरेटर है उर्मी है, उर्मिला या उर्मी, ठीक है। और 1992 में पब्लिकेशन हो रखा है इसका। उर्मी इसमें नरेटर है। और बाइंडिंग वाइन है एक रेप विक्टिम की कहानी है, यानी उर्मी एक रेप विक्टिम है, एक मतलब बलात्कार के पीड़ित एक लड़की है, युवा लड़की है, उसके बारे में कहानी ये बताती है। और ए मैटर ऑफ टाइम है, इसमें मित्रों सुम्मी है ना, सुम्मी ये प्रोटैगनिस्ट है। सुम्मी को इसके हस्बैंड गोपाल ने छोड़ दिया, इस बारे में ये कहानी है, जिसको अभी अपने वापस अपने मायके में रहना पड़ रहा है। और जो स्मॉल रेमेडीज है मित्रों, स्मॉल रेमेडीज के अंदर प्रोटैगनिस्ट है मधु। मधु क्या है, इसके एक बेटा है, वो 1992 क्या जो बाबरी विध्वंस जो हुआ था, वहाँ पे बाबरी मस्जिद जो अयोध्या के अंदर है ढाई गई थी 1992 में, जो बॉम्ब ब्लास्ट हो उसमें इसके बेटे की जान चली जाती है। और इसके बाद में ये खुद क्या करती है, ये एक राइटर भी है, तो अब राइटिंग के द्वारा ये अपना ध्यान अलग तरीके से रखना चाहती है, अपने दुख को भूलना चाहती है। इसलिए वो ये क्या करती है, सावित्री बाई है उसके बारे में लिखती है। कैरेक्टर आता है सावित्री बाई। सावित्री बाई है जो खुद क्या अपने सपनों को साकार करने के लिए घर परिवार छोड़ देती है, अपना हस्बैंड को छोड़ के दूसरे एक संगीतकार है उसके साथ रहने लग जाती है। तो उनके बारे में क्या ये मधुवा लिखती है, वो राइटर भी है। तो ये मित्रों इनके बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन दैट लॉन्ग साइलेंस व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटैगनिस्ट? अभी मैंने आपको बताया कि दैट लॉन्ग साइलेंस है मित्रों, इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है? जया है। ओके, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्राइज वाज गिवन टू शशि देशपांडे फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर? मित्रों साहित्य के योगदान के लिए कौन सा प्राइज है शशि देशपांडे को मिला? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बुकर प्राइज।
तो मित्रों इनको बुकर प्राइज भी नहीं मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी नहीं मिला हुआ है, पद्म भूषण भी नहीं मिला। 2009 के अंदर मित्रों इनको पद्म श्री मिला हुआ है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ इनको साहित्य अकादमी आपको पता है 1980 को मिला था, ये भी ध्यान रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉवल बाय शशि देशपांडे। इनमें से शशि देशपांडे के द्वारा लिखा गया कौन सा नॉवल नहीं है? मूविंग ऑन, शैडो प्ले, इन द कंट्री ऑफ डिसीट, स्ट्रेंजर्स टू आवर सेल्वेज। तो मित्रों मूविंग ऑन है, ये तो पब्लिकेशन हुआ था 2004 के अंदर, तो ये तो नॉवल लिखा गया है शशि देशपांडे के द्वारा। इन द कंट्री ऑफ डिसीट है, इसका पब्लिकेशन हुआ था 2008 के अंदर, ये भी क्या है? शशि देशपांडे का नॉवल है। शैडो प्ले है, इसका पब्लिकेशन हुआ था 2013 के अंदर, ये भी शशि देशपांडे का नॉवल है। और स्ट्रेंजर्स ऑफ आवर सेल्वेज हुआ था 2015 के अंदर, ये भी शशि देशपांडे का नॉवल है। तो बच जाता है अनटचेबल। अनटचेबल किसका है? मुल्कराज आनंद का है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी मित्रों मूविंग ऑन है, इसके अंदर मंजरी है, मंजरी है, ये प्रोटैगनिस्ट है। इसके बाद जो इन द कंट्री ऑफ डिसीट है, इसके अंदर देवयानी नाम की एक लड़की है या महिला है, देवयानी, ये प्रोटैगनिस्ट है, जो अपने बीमार अपने फादर है उसकी सेवा करने के लिए आती है। उसको डायरी मिलती है, बचपन की चीजें वो देख के वो बचपन के मेमोरीज में खो जाती है। शैडो प्ले आरू और रोहित की कहानी। ऐसे तो इसमें खूब सारी कहानी, लेकिन सेंटर जो कहानी है वो आरू और रोहित की कहानी है, ठीक है। और स्ट्रेंजर्स ऑफ आवर सेल्वेज, इसमें अपर्णा की डॉक्टर है एक, अपर्णा, ठीक है, अपर्णा की कहानी है स्ट्रेंजर्स ऑफ आवर सेल्वेज। तो ये थोड़ी बहुत आप ध्यान रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द टाइटल ऑफ शशि देशपांडेज मेमोआ पब्लिश्ड इन 2018। मित्रों शशि देशपांडे के मेमोआ का नाम बताइए जो 2018 के अंदर पब्लिश हुआ। मेमोआ होता है मित्रों ऑटोबायोग्राफी। राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन, लिसन टू मी, द लेगेसी, शैडो प्ले। तो शैडो प्ले अपन देख लिया, ये क्या है? एक नॉवल है। द लेगेसी क्या है? पहली जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है वो है 1978 को आई थी, लिसन टू मी। और राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन मित्रों 2003 के अंदर इनका एकमात्र एसेज का कलेक्शन है वो है, तो ये भी कट हो जाएगा। लिसन टू मी हो जाएगा, मतलब 2018 के अंदर पब्लिश हुआ था, ऑटोबायोग्राफी है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्रॉस द मैच। आपको क्रॉस करना है, एक साइड में फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य किरदार है, और दूसरी साइड में नॉवेल्स है। मधु, मंजरी, सरिता, सुमी। तो अभी अपने देखा था मधु है ना मित्रों, वो किसमें है? स्मॉल रेमेडीज के अंदर है, ध्यान रखेंगे। जो मंजरी है मित्रों ये है मूविंग ऑन के अंदर, और सरिता है वो है डार्क होल्ड्स नो टेरर, जो फर्स्ट इनका जो नॉवल है उसके अंदर सरिता है। और सुमी बच जाता है ए मैटर ऑफ टाइम के अंदर। तो देख लीजिए आप, ए के अंदर सेकंड देख लीजिए, ए के अंदर सेकंड यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। बी के अंदर 4 देख लीजिए, ये रहा, तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन। ओके 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच नोवेल डज शशि देशपांडे एक्सप्लोर द ब्रेकअप ऑफ ए जॉइंट फैमिली। कौन से नोवेल के अंदर शशि देशपांडे एक्सप्लोर करती है एक जॉइंट फैमिली के ब्रेकअप को, यानी संयुक्त परिवार के ब्रेकअप को। तो हमने वैसे इसमें बात करी है जॉइंट फैमिली के बारे में, दैट लॉन्ग साइलेंस में नहीं है, बाइंडिंग वाइन में भी नहीं है, स्मॉल रेमेडीज में भी नहीं है। मित्रों रूट्स से याद रखो कि रूट और जॉइंट है ना, जो कि जॉइंट फैमिली है उसकी रूट्स है ना वो टूट गई, इस तरीके से आप शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, कम समय में आपको ज्यादा जानकारी दी जा रही है, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जा रहा है, टाइम सेव सेशन रहता है। तो इतना तो आपको रेस्पेक्ट बनता है कि आपको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ऐसी मैं आपसे उम्मीद भी रखता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और इस सेशन को लाइक कर दिया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इन दैट लॉन्ग साइलेंस व्हाट डज जया स्ट्रगल विद। मित्रों जो फर्स्ट अपना इनका जो नॉवल है शशि देशपांडे का दैट लॉन्ग साइलेंस, इसमें जो जया है ना वो किस चीज से स्ट्रगल करती है? फाइनेंशियल रूइन, हर रोल एज ए वाइफ एंड हर आइडेंटिटी, ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, हेल्थ क्राइसिस। जो हेल्थ क्राइसिस भी नहीं है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है, फाइनेंशियल रूइन भी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वो वाइफ के रूप में अपनी आइडेंटिटी है उसको खोज करती है वो, ठीक है। और सेक्सुअल इनका जो मैरिटल रेप होता है, डोमेस्टिक वायलेंस है इसके अंदर। ओके 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच नोवेल बाय शशि देशपांडे एक्सप्लोर सेक्सुअल वायलेंस एंड फीमेल बॉन्डिंग। मित्रों कौन से शशि देशपांडे का ऐसा नोवेल है जिसमें सेक्सुअल वायलेंस होता है और फीमेल बॉन्डिंग होती है? द बाइंडिंग वाइन, दैट लॉन्ग साइलेंस, स्मॉल रेमेडीज, रूट्स एंड शेडोज। तो मित्रों दैट लॉन्ग साइलेंस है उसके अंदर तो मैरिटल जो रेप है ना वो होता है, ठीक है।
ठीक है, मैरिटल जो वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस वो होती है। तो इसमें डेट लॉन्ग साइलेंस नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। स्मॉल रेमेडीज भी नहीं है, रूट्स एंड शेडोज जो जॉइंट फैमिली वाला वो है। तो बाइंडिंग वाइन इसमें ये एक यंग लड़की है, उसका रेप होता है ना, उसके बारे में है। और वहां पे बाद में जो महिलाएं हैं वो उनकी एकता हो जाती है, यूनिटी हो जाती है। जैसे अपने किसी का रेप हो जाता है, लोग इकट्ठा होकर मोमबत्तियां जलाते हैं, तो एकता दिखाता है ना। तो उस तरीके से वो फीमेल बॉन्डिंग दिखाती है, फीमेल्स की एकता भी दिखाई जाती है। तो इसमें हो जाएगा द बाइंडिंग वाइन। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कितनी भी भद्दी तरीके से आप कोई चीजों को याद करो, लेकिन याद होनी चाहिए अपन को, ठीक है। तो इसमें द बाइंडिंग वाइन है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो भी बाइंड है, बाइंड करके यानी बांध कर, या वाइन पीकर क्या कर दिया, सेक्सुअल जो रेप कर दिया। इसमें एक विक्टिम है, रेप विक्टिम है ना, तो उसे आपको याद हो जाएगा कि बाइंड, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वाइन पीकर बाइंड करके लड़की को उसका रेप कर दिया, उसे आपके याद रह जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप कोई भी ट्रिक बनाओ, अपने को याद रहना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की थीम इन शशि देशपांडे स्मॉल रेमेडीज? मित्रों, शशि देशपांडे के स्मॉल रेमेडीज है, उसकी की थीम क्या है? टाइम ट्रेवल, पर्सनल लॉस एंड रिकंसिलिएशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन और पॉलिटिकल इंट्रिग। तो पॉलिटिकल इंट्रिग भी किसी तरीके का नहीं है, स्पेस एक्सप्लोरेशन भी नहीं है, टाइम ट्रेवल भी नहीं है। मित्रों, इसके अंदर शशि देशपांडे के स्मॉल रेमेडीज के अंदर मधु है ना, मधु अपना बेटा है जो 1992 को बाबरी मस्जिद के जो बम विस्फोट होता है उसमें खो देती है। तो ये एक राइटर है, तो राइटिंग के माध्यम से ये क्या कर रही है, जिसका इसका जो पर्सनल लॉस हुआ है उसको वापस उसको भूलने के लिए ये राइटिंग करती है। और सावित्री बाई एक नाम आता है, सावित्री बाई के बारे में लिखती है। तो ठीक है, तो पर्सनल लॉस एंड रिकंसिलिएशन है, ये इसका मेजर थीम है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट इन द इंट्रूजन? मित्रों, इंट्रूजन है ये इनकी फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इसका सेंट्रल कन्फ्लिक्ट क्या है इसके अंदर? ए फैमिली फ्यूड, ए वुमेन्स रेसिस्टेंस टू पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशंस, ए बिजनेस राइवलरी, पॉलिटिकल स्कैंडल। पॉलिटिकल स्कैंडल भी नहीं है, बिजनेस राइवलरी भी नहीं है, और फीमेल फ्यूड भी नहीं है। मित्रों, इसके अंदर एक न्यूली कपल है, न्यूली मैरिड मैन और वुमेन है, वो एक फिशिंग विलेज के अंदर जाते हैं। वहां पे पोल्स के ऊपर सूखी मछलियां पड़ी है, और उसका हस्बैंड कहता है आर नॉट वी मैरिड, क्या अपनी शादी नहीं हुई है? इस तरीके से क्या है, वो उसको फोर्स करता है। तो इन चीजों को वो क्या हो जाती है, एक विद्रोही हो जाती है वो, ठीक है। कि जो पितृसत्तात्मकता जो परिवार है अपने जो अपने जेंट्स है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, उनके खिलाफ वो क्या हो जाती है, विद्रोह हो जाती है। स्पेशली जो फिजिकल रिलेशन है ना, उसका वो विरोध करती है। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइम एंड डिटेक्टिव नॉवल बाय शशि देशपांडे? हमने अभी बात की थी क्राइम एंड डिटेक्टिव नॉवल कौन सा शशि देशपांडे का? कम अप एंड बी डेड, इफ आई डाई टुडे, ए मैटर ऑफ टाइम, बोथ 1 and 2। तो मित्रों, इफ आई डाई टुडे ये अपने मेडिकल कॉलेज का सीन है यहाँ पे, और कम अप एंड बी डेड इसमें जो एक बोर्डिंग जो गर्ल्स का जो बोर्डिंग स्कूल है उसका सीन है, और दोनों में क्राइम डिटेक्टिव है, ये फिक्शनल चीजें आती है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बोथ 1 and 2। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम इन शशि देशपांडे वर्क्स? मित्रों, कौन सा शशि देशपांडे के वर्क्स के अंदर थीम नहीं होता है? विमेन्स आइडेंटिटी, पेट्रियार्कल ऑपरेशन, पॉवर्टी एंड फेमिन, फैमिली डायनामिक्स। तो मित्रों, महिलाओं की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में तो बिल्कुल है, और पितृसत्तात्मक जो उनका दमन होता है, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर होता है, इनका मुख्य थीम रहता है। फैमिली डायनामिक्स के बारे में होता है, पारिवारिक जो अवरोध है, गतिशीलता है, उनके बारे में होता है। पॉवर्टी एंड फेमिन है, वो नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ शशि देशपांडे राइटिंग्स? प्राइमरी फोकस शशि देशपांडे की राइटिंग का क्या रहता है? इमोशनल डिप्राइवेशन ऑफ वीमेन, कि वीमेन के जो इमोशनल तरीके से वो खालीपन है ना, डिप्राइवेशन है, वंचित है, वो दिखाया जाता है। वीमेन्स लाइव्स इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी, वीमेन की जो जिंदगी है महिलाओं की मॉडर्न इंडियन सोसाइटी, वो दिखाई जाती है। वीमेन्स सेल्फ एक्सप्रेशन, महिलाओं का जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो दिखाया जाता है। तो बिल्कुल सभी चीजें क्या है, होती है इसके अंदर, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज अ की फीचर ऑफ शशि देशपांडे नैरेटिव स्टाइल? मित्रों, नैरेटिव स्टाइल है शशि देशपांडे का, इसका की फीचर क्या है, यानी जो वर्णन करना है उसका क्या की फीचर है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, शशि देशपांडे के द्वारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज किया जाता है। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग होती है। फीमेल प्रोटैगनिस्ट एज नरेटर, और नरेटर लगभग फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है।
तो मित्रों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का खूब सारा शशि देशपांडे ने यूज किया है ताकि अपन क्या कर सके, जो प्रोटैगनिस्ट है ठीक है उनकी भावनाओं है उसको एज इट इज अपने महसूस कर सकें। तो ये तो बिल्कुल यूज हुआ है। लॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग का अर्थ है मित्रों स्टोरी है ना वो एक साइड ऐसे नहीं चलती, शुरुआत होती है फिर उसका आगे बढ़ती है, मतलब स्टोरी कभी वर्तमान में चलेगी फिर वापस पास्ट में चली जाएगी, फ्यूचर में चली जाएगी, प्रेजेंट में चली जाएगी, ऐसे करके घुमावदार जो स्टोरी होती है उसको नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग कहते हैं, यानी एक सरल रेखा के अंदर स्टोरी नहीं चलती है। तो ये भी है इसके अंदर। फीमेल प्रोटैगनिस्ट हमेशा आपने देखा है लगभग फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देशपांडे राइटिंग ऑफन रिफ्लेक्ट्स, देशपांडे की राइटिंग क्या व्यक्त करती है, सामान्यतः क्या रिफ्लेक्ट करती है वो? अर्बन इंडियन मिडिल क्लास लाइफ, अर्बन इंडियन मिडिल क्लास लाइफ है उसको व्यक्त करती है। वीमेंस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वीमेंस की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसको व्यक्त करती है। साइकोलॉजिकल डेप्थ और साइकोलॉजिकल जो गहराई है उसको भी व्यक्त करती है। तो बिल्कुल इंडियन मिडिल क्लास जो अर्बन लाइफ है उसके बारे में इनके नोवेल होते हैं। महिलाओं की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना उसका ये समर्थन करती है, और इनकी जो मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है उसके भी पूरे गहराई से चित्रण करती है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा मित्रों। आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए हैं कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से मुझे बताओगे। इसके साथ साथ मित्रों अगर आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करोगे, ठीक है, लाइक इस सेशन को करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो ये सीरीज मित्रों अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड की इंडियन ऑथर्स की क्या लगातार जारी रहेगी। कंप्लीट सीरीज के अगर आप प्लेलिस्ट को वॉच करना चाहते हैं ना, कंप्लीट सीरीज देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मोर पे क्लिक करें, वहां पे आपको कंप्लीट जो है ना वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरे वीडियोज इधर उधर हो जाते हैं तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप प्लेलिस्ट है ना उसको देख लीजिए, वहाँ पे सारे आपको इंडियन ऑथर है वो मिल जाएंगे। और लाइक सब्सक्राइब करने में आप कमी नहीं रखो, मैं मेरी तरफ से प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मित्रों। आप देख लीजिए 20 क्वेश्चन अगर आप ये ढंग से कर लेते हैं और ढंग से अगर आपने सुना है ना, जो क्योंकि 20 क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन और बता दिए, यानी कम से कम 40 क्वेश्चन तो बताए हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो क्योंकि हर चीज का प्रोटैगनिस्ट का क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आपको मैंने बता दिया ये प्रोटैगनिस्ट है, इसकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनका थोड़ा स्टोरी बता दिया, आपको थीम बता दिया, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो, या आप कोई नोट्स वगैरह में ऐड कर लिया करो मित्रों। आपके पास अगर आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, या जहाँ पे भी आपके सिलेबस में शशि देशपांडे लगती है, तो वहाँ वो आपके पास टेलीग्राम चैनल या ग्रुप है ना, तो शेयर जरूर कीजिएगा, इतना आप जरूर करके जाएं, सपोर्ट करें। और एक प्यारा सा कमेंट चाहे मित्रों आप थैंक यू का कमेंट करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और लगातार मैं आपके लिए के फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट लेके आता रहूं। आप कंटेंट तो देख ही रहे हैं, तो कंटेंट को कम से कम आपको लाइक करना चाहिए। तो मित्रों आप लगातार स्टडी करते रहें। मित्रों एग्जाम के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप कंसिस्टेंसी से तैयारी करोगे, लगातार मेहनत करोगे बिना रुके हुए, तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं 4 दिन और बाद में 1 दिन आप स्किप कर रहे हैं, फिर देखो दिक्कत हो सकती है। तो लगातार बस मेहनत करें, और एक मेहनत करें तब बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि आपका माइंड कहीं है और आप बुक खोल के बैठे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मित्रों, आप लगातार मेहनत करेंगे तो पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी भी प्रे आपके साथ रहेगी, ठीक है, मेरे भी दुआ है आपके साथ रहेगी कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक मित्रों, थैंक यू।